बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। तकदीर का फैसला क्या होगा, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैं भी तनबा तकदीर हो गया था। कुदरत ने ज़िंदगी की गाड़ी यहाँ तक पहुँचाई थी तो अब इससे आगे की जिम्मेदारी भी वही थी। हकीकत यह है कि इंसान को बिला वजह परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दिल में ईमान का एक ज़रा भी बाकी है तो फिर ये फैसला सबसे मुनासिब कि जो तकदीर में लिखा होगा वो हो जाएगा। अब ये भी नहीं है कि आप बुराइयों की दलदल में फंसते चले जाएं और कुदरत से बेहतरी की तवक्को रखें। जो अहकामात ज़िंदगी गुजारने के लिए दिए गए हैं इनकी तकमील करते रहें। बाद में जैसी भी सूरत-ए-हाल होगी वही होगा। मैं ज़िंदगी के दिन गिनता रहा। कत्ल के मुकदमे में फंसा हुआ था। मामूली बात नहीं थी, सज़ाए मौत भी हो सकती थी, लेकिन कुछ बेफिक्री सी दिल में पैदा होती जा रही थी। मौत अगर मुकद्दर है तो वही सही, क्या कर सकता है इंसान। कई बार अदालत में पेशी हो चुकी थी। वो लोग तो अब बुरी ज़िम्मा हो गए थे। मेरी मुराद सुहेल के अहले ख़ानदान से है। कमबख्त ऐसे तोता चशम थे कि पलट कर भी नहीं ली थी। मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं था। लाकअप के अंदर इंचार्ज साहब ने कुछ मालूमात हासिल करना थी, वो की थी, लेकिन शुक्र है खुदा का कि मार पीट तक नौबत नहीं आई थी। इंचार्ज साहब ने जब पूछने के लिए ड्राइंग रूम में बुलाया था तब मैंने जहन में एक कहानी गढ़ ली थी। मैंने इंचार्ज साहब से कहा, असल में मैं एक आवारा गर्द हूँ। सुहेल के बारे में मुझे मालूमात हासिल हो गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों न मौका से फ़ायदा उठाया जाए। फिर जवाद बेग साहब के पास पहुंचा। मुझे पहचान गए तो मैंने इन्हें कत्ल कर दिया। इतराफ़े कत्ल और इसकी वजूहात चूँकि इंचार्ज साहब के सामने आ गई थीं, इन्होंने मुझे खूब ठोक बजा लिया। चुनाचा मार पीट की नौबत नहीं आई और अब एक बार फिर जेल के लाकअप में था। मैं अपने फ़ैसले का मुंतज़िर था। दिल में अजीब व गरीब ख्यालात आते रहे थे, यहाँ तक कि आखिरी पेशी का वक्त आ गया। रात को मुझे इतला दे दी गई थी कि कल पेशी है और कल ही मुकदमे का फैसला हो जाएगा। दिल में एक अजीब सी खलश थी। मैंने वो नहीं किया जिसकी पादाश में मुझे यकीनी मौत की सज़ा होने वाली थी। मैं इंसानी एहसासात से लाताल्लुक़ तो नहीं था। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मुझे फांसी दी जाएगी, रस्सी का फंदा गले में पड़ेगा, पैरों के नीचे तख्ता होगा, तख्ता हटेगा तो मैं रस्सी में झूल जाऊंगा, दम घुटेगा, न जाने जान निकले में कितनी देर लगेगी। बेइख्तियार हाथ गर्दन पर पहुंच जाते थे। इस कोठड़ी में तन्हा था और न जाने कैसे कैसे एहसासात का शिकार था। फिर कुछ गनौदगी तारी हो गई और इसके बाद कुछ आहटे सुनकर दोबारा आंख खुल गई। देखा तो वो कमबख्त बेसिरा मेरे सामने बैठा हुआ था। इसे देखकर मैं उछल पड़ा। मोंगा, मैंने इसे आवाज़ दी। हम ही हैं महाराज। कमबख्त, तू फिर जहाँ आ मरा। क्यों, दास हैं तुम्हारे। लानत है तेरी इस गुलामी पर। मुझे अजाब में गिरफ्तार करा रहा है और कहता है मेरा दास है। दोष तुम्हारा है महाराज, हमारा तो नहीं। क्या मतलब है तेरा। जब पूरा कर लेते तो हम भी पूरे होते। अधूरे काम तो ऐसे ही होते हैं। तुमने हमें अधूरा छोड़ दिया, हम भी तुम्हारे साथ अधूरे हैं। पूरे होते तो तुम्हारी हर बात मानते, एक आवाज़ पर हाजिर हो जाते तुम्हारे सामने और तुम्हारे हर हुक्म की तमील करते। फिर हम क्या करें, हमारा भी तो नाश कर दिया है तुमने। तो बेगैरत, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तेरी वजह से मैं मौत की दहलीज पर जा रहा हूँ। आखिरी लम्हात हैं ये मेरी ज़िंदगी के। अरे वाह, आखिरी लम्हात हैं, कैसे हो सकते हैं आखिरी लम्हात। हमारा क्या होगा महाराज। तुम मर गए तो हम तो सारा जीवन बेसर के गुजारेंगे। जाब तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना। लानत है तुझ पर और तेरे जाब पर, और लानत है इस राधन लाल पर जिसने अपने गर्ज के लिए मेरी ज़िंदगी आसेब ज़दा कर दी। मैं इस मुसीबत में फंस गया। कहीं न कहीं मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजार लेता। मैंने कौन सी शहनशाहियत मांगी थी। 2 वक्त की रोटी, बदन ढकने के लिए कपड़ा और बस। मेरी ज़िंदगी का तो आगाज़ ही ऐसे ही हुआ है। हिम्मत करो महाराज, हिम्मत करो। इसने कहा, काश मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता। मैंने कहा,
और मूंगा हंस पड़ा। फिर बोला, हमारे टुकड़े ही नहीं होंगे महाराज, मन चाहे तो ये हसरत भी पूरी करके देख लो। मगर तुम खुद सोचो, तुमसे अगर तुम्हारी खोपड़ी छीन ली जाए तो तुम क्या करोगे? चल दफा हो जा यहाँ से। अब क्यों आया है मेरे पास? पता है कल क्या होने वाला है? कल? हाँ, मुझे क्या पता, मैं कल की खबर नहीं रखता। हम रखते हैं महाराज, हमें पता है क्या होने वाला है कल। जज साहब फैसला लिख चुके हैं। क्या फैसला? तुम्हारा फैसला। और कैसा? तुझे मालूम है? लो, मालूम ना होगा तो क्या होगा? अरे हमारी भी खोपड़ी का सवाल है, हम भी ऐसे नहीं रहना चाहते। क्या फैसला किया है इन्होंने? सजाए मौत दे दी गई है तुम्हें, कल फैसला सुना दिया जाएगा। मेरा दम घुटने लगा। वो बात सामने आ गई थी जिसका खदशा था। मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा, मरवा दिया तूने मुझे। नहीं महाराज, ऐसे तो हम तुझे नहीं मरने देंगे। अब कैसे बचाएगा मुझे? चलो यहाँ से। हाँ, बाकी तो सब अंधे हैं और ये जेल तेरे बाप की है, मैंने कहा, और जवाब में मूंगा हंसने लगा। इसकी मकरूह हंसी मुझे बहुत भयानक लग रही थी। इसने कहा, तुमने ये नहीं सोचा महाराज कि हम यहाँ कैसे आ गए? तेरी बात और है, तू तो है ही बदरूह। ये बदरूह तुम्हारे शरीर में दाखिल हो जाएगी तो तुम भी बदरूह बन जाओगे। क्या मतलब? बताते हैं अभी। उठकर खड़े हो जाओ। न जाने क्यों मैं उठकर खड़ा हो गया था। फिर मैंने वही कैफियत महसूस की। कमबख्त मूंगा फिर मेरे बदन में दाखिल हो रहा था। पहले मेरा बदन भारी हुआ और इसके बाद हल्का हो गया। सलाखों दार दरवाजे में ताला पड़ा हुआ था। मैं आगे बढ़ा और तमाम कोशिशों में मामूल के मुताबिक मेरी कुव्वत इरादी का दखल नहीं था। बस अब मेरे अंदर मूंगा था जो मुझे कंट्रोल कर रहा था। छोटी सी सलाखें जिनकी चौड़ाई 4 इंच से ज्यादा नहीं होगी, किसी का हाथ भी नहीं गुजर सकता था इनमें से। लेकिन न जाने कैसे मैं इन सलाखों से दाखिल हुआ। दरवाजे पर मोटा सा ताला लटका हुआ था। सामने ही संतरी मौजूद था, लेकिन वो मेरी जानिब मुतवज्जो नहीं हुआ था। दरवाजे से बाहर आकर मैंने हैरत से बंद ताले को देखा, फिर वहां से आगे बढ़ गया। संतरी के कदमों की धमाक मुझे अपनी कनपट्टियों में महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे अब एक लम्हा गुजरेगा और मुझ पर गोलियों की बारिश शुरू हो जाएगी। एक कैदी के फरार का यही नतीजा होता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं इस राहदारी की सीढ़ियां तय करके नीचे आ गया और फिर इत्मीनान से चलता हुआ जेल के सदर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। मेरी हैरतें अरूज पर थीं। सारे के सारे अंधे हो गए थे, मुझे नहीं देख पा रहे थे। यहाँ तक कि मैं जेल के सदर दरवाजे से बाहर निकल आया। अब इसके बाद खुली दुनिया मेरे सामने थी। मूंगा ने कहा, चलते रहो महाराज, चलते रहो। अब ये न सोचना कि तुम्हें क्या करना है और क्या कर रहे हो। ये आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी थी, गोया कोई मेरे अंदर से बोल रहा था। मैं आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर के बाद मैंने अपने आप को रेलवे स्टेशन में पाया। ट्रेन सामने ही खड़ी हुई थी। मैं बड़े पुरइत्माद कदमों के साथ चलता हुआ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के गेट से अंदर दाखिल हो गया और फिर एक सीट पर बैठ गया। मूंगा अब भी मेरे अंदर मौजूद था। ट्रेन यहाँ ज्यादा देर के लिए नहीं रुकी थी। कुछ लम्हात के बाद इंजन ने विसल दी और फिर छक छक करती हुई आगे बढ़ गई। मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूटे हुए थे। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन भी था और फरत बख्श भी। जिंदगी बच जाने का तस्वर किस कदर दिलचस्प होता है। खुदा न खास्ता अगर किसी को इससे गुजरना पड़े तो पता चले। मेरे अंदर की ख्वाहिशें भी बेदार थीं और मैं मुतमईन था। फिर मूंगा मेरे अंदर से निकल गया और मेरी अपनी कैफियतें बहाल हो गईं। लेकिन वो एक परछाई मैंने अपने करीब ही देखी थी जो मूंगा की शख्सियत थी। शुक्र है वो मेरे पास ही बैठा था। मूंगा, हाँ महाराज, तू मुझे निकाल तो लाया है, लेकिन मेरी हैसियत क्या होगी? कैसी हैसियत? एक कातिल फरार हो गया है जेल से। क्या मुल्क भर की पुलिस मुझे तलाश करेगी? अरे करती रहे, भाड़ में जाए, हमें इसकी क्या परवाह। और तुम भी इसकी चिंता न करो। देखो जो हम तुमसे कह रहे हैं इसे गौर से सुनो। सुना भाई सुना। जिस तरह भी बन पड़े किसी साधु संत से वास्ता कायम करो। इससे वो जाप पूछो या फिर खुद ही अपने दिमाग पर जोर दो। जाप याद आ जाए तो इसे पूरा कर लो। देखो हम तुमसे भाग नहीं रहे महाराज। तुम जो कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान, हमें इससे कोई गर्ज नहीं।
हमारी खोपड़ी हमें मिल जाएगी, हम सुकून से रहेंगे, तुम्हारे दास होंगे और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेंगे। मगर जाप ही तो मुझे याद नहीं आता, वो तो कोई भी तुम्हें नहीं बता सकता सिवाय किसी ऐसे काले इल्म के माहिर साधु संत के जो इस तरह के जाप जानता हो। अगर तुम ऐसे किसी साधु संत से मिल लो तो समझ लो बेड़ा पार हो जाएगा। तू ही मुझे किसी ऐसे साधु संत से मिला दे ताकि मेरी जान तो छूटे। हम तलाश में हैं, मगर इस दौरान क्या होगा? ऐश करोगी और क्या होगा? क्या मतलब? क्या नहीं कर सकते हम तुम्हारे लिए? राजा बना देंगे तुम्हें राजा। अभी तो तुमने मुझे भंगी बनाया हुआ है और दर बदर मारा मारा फिर रहा हूँ। देखेंगे कुछ न कुछ करना ही होगा। अरे तुम्हें क्या मालूम महाराज, हम बदरूहों के भी बहुत मसाइल होते हैं, तुम इन्हें समझ नहीं पाओगे, मगर हमें तो इनसे गुजरना होता है। सिवा इसके क्या कह सकता हूँ कि खुदा की लानत हो तुझ पर। खुदा का नाम लेते ही मोंगा मेरे पास से गायब हो गया था। मैंने इस परछाई को फिजा में गुम होते हुए देखा और एक गहरी सांस लेकर चारों तरफ देखने लगा। कंपार्टमेंट में चंद खानदान बैठे हुए थे, सब के सब अपने कामों में मशगूल। किसी ने मेरी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी थी। मुझे दफातन अपने लिबास का एहसास हुआ, लेकिन मेरी निगाहें इस वक्त हैरत से फैल गईं जब मेरे बदन पर कैदियों के लिबास की बजाय एक आम सादा सा लिबास नजर आया। मुझे पता भी नहीं चल सका था कि ये लिबास कब मेरे बदन पर पहुंच गया, लेकिन इससे कम अज़ कम मुझे ये एहसास ज़रूर हुआ कि मोंगा बेवकूफ़ नहीं है। जेल से बाहर निकाला है इसने, लेकिन लिबास भी तब्दील कर दिया मेरा, वरना फ़ौरन ही फंस सकता था। मुझे इसके अल्फाज याद आ गए। इसका कहना था कि वो मुझे मौत की आगोश में नहीं जाने देगा, क्योंकि खुद इसके सर का सवाल है। या खुदा, मैं ये सर कहाँ से मुहैया करूँ इसे? या क्या इस मनहूस जाप के बगैर ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती कि इस बदनसीब का सर इसे वापस मिल जाए, वरना वो न जाने क्या क्या करता फिरेगा। इसके अलावा कुछ और एहसासात भी दिल में आए। मैं फर्स्ट क्लास कंपाउंड में बगैर टिकट बैठा हुआ हूँ और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत रकम थी मेरे पास वो ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं बिल्कुल कलाश था। मैंने अपनी जेबें टटोली और दफ़ातनी मुझे अपनी किसी जेब में कागज़ की खुरखराहट महसूस हुई। निकाल कर देखा तो रिजर्वेशन थी जो मेरे ही नाम की थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े इसे देखता रह गया। कम अज़ कम एक लम्हा तो सुकून का मिल गया था। बेइज्जत करके कम अज़ कम रेल के डब्बे से नहीं उतारा जाऊंगा। टिकट चेकर ने टिकट चेक किए, मेरी टिकट से भी वो मुतमईन हो गया था। कई बार डाइनिंग कार के बैरे मेरे सामने से गुजरे। भूख लग रही थी, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं था। न जाने मोंगा ने ये शोबा क्यों खाली छोड़ दिया था। बात कुछ समझ में नहीं आई। सफ़र जारी रहा और मैं भूख से बिलखता रहा। फिर न जाने कितना वक्त गुजरने के बाद ट्रेन का आखिरी स्टॉप आ गया और मैंने इस अजीम शान स्टेशन को देखा। नीचे उतर कर आगे बढ़ गया। बदन पर नकाहत तारी थी। सामने एक अजीम शान शहर फैला हुआ था और मैं बेबसी और बेकसी की निगाहों से एक एक इंसान की सूरत देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। कई बार मोंगा को आवाज़ दी थी, लेकिन इस बदबख्त का वजूद नहीं मिला था मुझे। आह खुदा, मुझे इस आसेब से निजात दे। क्या करूं क्या ना करूं? कोई एक बात जो समझ में आती हो। बाजार भरे पड़े थे लेकिन पुररौनक थे। न जाने कौन सा शहर था, मुझे तो अभी इसका नाम भी मालूम नहीं हो सका था। फिर थक कर एक जगह बैठ गया। मुझसे कुछ फासले पर एक बड़ा पूरा बाजार था। मैं ज़रा बाजार से हट कर बैठा था। अचानक ही बाजार में कुछ शोर मचा और मेरी गर्दन इस तरफ उठ गई। कुछ लोग सामने की सिमत दौड़ रहे थे और चीखते भी जा रहे थे। फिर अकब से कोई मेरे पास आकर बैठ गया और इसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ बैठे हुए हो और मैं तुम्हें हर जगह तलाश करता फिर रहा हूँ। मैंने चौंक कर इसे देखा तो वो जल्दी से बोला, प्यारे भाई, मुझसे इस तरह बातें करो जैसे हम बहुत देर के यहाँ बैठे हुए हैं। अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं सख्त मुसीबत का शिकार हो जाऊंगा। कौन हो तुम और क्या बात है? ओ जासूस आज़म, बाद में पूछ लेना मैं कौन हूँ और क्या बात है। इस वक्त तो मेरी मदद करो। देखो ये लोग जो नज़र आ रहे हैं, तुम यूँ करो कि मेरी जानिब रुख करके बैठ जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, वरना ये लोग मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। मेरे जहन में कोई बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं इससे बातें करने लगा
और वो भी मुझसे इस तरह हंस हंस कर बातें करने लगा जैसे हम दो शनासा बहुत देर से यहाँ बैठे हों। लोग हमारे करीब आए और हमें देखते हुए आगे बढ़ गए। वो अब भी भाग दौड़ रहे थे। हर शख्स ने कन अखियों से इन लोगों को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर मानूंगा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठे हुए हो? नादिर है मेरा नाम और मेरा नाम हिकमत है। मगर ये किस्सा क्या था यार, बस क्या बताऊं। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए न जाने क्या कुछ करना पड़ता है। एक भाई की जेब साफ कर दी थी, पता नहीं क्या है पर्स में, लेकिन शोर ऐसा मचा दिया था जैसे दुनिया भर की दौलत जेब में रखी हुई हो। हिकमत ने कहा और अपनी जेब से एक पर्स निकाल लिया। पर्स में काफ़ी नोट मौजूद थे। इसने पर्स वहीं बेंच के नीचे डाला और बोला, आओ चल रहे हो, कम से कम इस खुशी में तुम्हारी एक दावत हो जाए। दावत का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी भर आया। रोटी का बंदोबस्त हो रहा था, चुनाचा मज़ीद कुछ पूछे बगैर मैं इसके साथ चल पड़ा। फिर एक दरमियाना दर्जे के होटल में दाखिल होने के बाद हम दोनों मेज़ के गिर्द बैठ गए और हिकमत ने कई खानों का आर्डर दे दिया। वेटर गर्दन खम करके चला गया था। हिकमत ने फ़ख्रिया निगाहों से मुझे देखा और बोला, अब क्या किया जाए बताओ। ये शानदार ज़िंदगी गुजारने के लिए जेबों की सफाई तो करनी ही पड़ती है। तो तुम जेब कुतरे हो? ओए नहीं भाई, जेब कुतरा मत कहो, फनकार कहो, फनकार। आजकल हर शख्स फनकार है। और सुनो भाई, कोई फ़न मामूली नहीं होता। सफाई से किसी की जेब में उंगली डालकर पर्स खसकाना बहुत बड़ा फ़न है। इसे देखो ना, हर शख्स तो फनकारी कर रहा है। अपना फ़न अपना है। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ। मगर तुम कौन हो प्यारे भाई? चेहरे से लगता है जैसे इस दुनिया में अकेले हो। क्या ये बात मेरे चेहरे पर तहरीर है? आइडिया भी तो कोई चीज़ होती है, इसने कहा और हंसने लगा। मैं इसकी हर तरह की दिलजोई कर रहा था क्योंकि अभी चंद लम्हात के बाद खाना आने वाला था। फिर हमारी मेज़ पर प्लेटें सज गईं और इसके बाद मैंने ये सोचे समझे बगैर कि कोई खिला रहा है, खाने की सफाई शुरू कर दी और खूब शिकम शेर हो गया। हिकमत मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर इसने कहा, अकेले हो? हाँ। कोई घर है? नहीं। पक्की बात? क्या मतलब? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर एक बात कहूँ? दिल चाहे तो मान लेना। वो बोला, हाँ ज़रूर। मेरे साथ रहोगे? मैंने एक लम्हे के लिए इसे देखा। कम से कम एक साथी मिल रहा था, एक सहारा मिल रहा था। क्या हर्ज है? चुनाचा मैंने कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो तो। अरे काहे की तकलीफ़, सब ठीक है, चलता है, हिकमत ने जवाब दिया और मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। हिकमत ने चाय तलब कर ली थी। हिकमत की ये खोली मुझे बहुत पसंद आई थी। सब गरीब लोग रहते थे, मसाइब की बस्ती, गंदी ज़िंदगी की सहूलतों से महरूम, लेकिन इंसानी मोहब्बतों से माला माल। हर शख्स एक दूसरे की खैरियत पूछता, हर शख्स एक दूसरे के दुख दर्द का शरीक। इसे देखकर मुझे अपनी बस्ती याद आई थी। अंदाज वही था, अच्छे बुरे लोग यहाँ भी होंगे। जल्लादों से कहाँ छुटकारा हासिल होता है। मोटे ताज़े बदन की एक खातून रात को एक थाली पर सरपोश ढंग के अंदर आई थी। हिकमत ने इसका इस्तकबाल करते हुए कहा, खाला रुकैया, किसी ज़माने में जब इंसान मनोसलवा उतरता था तो आप ही जैसी खातून आसमान से उतर कर आती होंगी और लोग आपका इंतज़ार करते होंगे जैसे हम। बाप रे बाप, तेरी बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि मेरे तो सर से गुजर जाती हैं। मेरा मतलब है आप जब भी आती हैं कुछ न कुछ लेकर आती हैं, और तू जो मेरे लिए सब कुछ करता है, क्या मैं इसे भुला दूंगी? लो खाला रुकैया, क्या किया है मैंने तुम्हारे लिए अब तक? बस बस, न कहानी सुना न कहानी सुन। बीमार पड़ी तो मुझे देखने वाला कौन था तेरे सिवा? जाने कितने पैसे मेरी दवा दारू में तूने खर्च किए। एक पाई न ली मुझसे। फल लाकर देता था अलग, कपड़े लाकर देता था अलग। देखो ऐसी बातें मत किया कर मुझसे। मैं तुझे जो कुछ समझती हूँ मेरा दिल जानता है। खाला रुकैया की बातें देख तो सही, न जाने कहाँ कहाँ की कहानियाँ सुनाती रहती है, हिकमत ने कहा। तब खाला रुकैया मेरी तरफ रुख करके बोली, अरे ये बच्चा कौन है? कोने में छुपा बैठा है, मैंने तो इसे देखा ही नहीं था। मेरा भाई नादिर है, सचमुच ही नादिर है। अच्छा अच्छा, गांव से आया है? खाला रुकैया ने सवाल किया।
ہاں ہاں خالہ رقیہ، لو بیٹا کھیر کھاؤ، نیاز دلوائی تھی بڑے پیر کی، اب تمہارے بغیر بھلا میں کیسے کھیر کھاتی۔ اچھا چلتی ہوں حکمت، جو چاہے مانگ لینا۔ خالہ رقیہ چلی گئیں اور حکمت نے گردن ٹیڑھی کر کے ہنستے ہوئے کہا، آؤ کھیر کھائیں، اس بستی کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ ویسے انسان کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ کوئی شوق ہے؟ کیا شوق؟ میں نے پوچھا۔ یار کوئی گانا وانا سننے کا، فلیش ولیش کھیلنے کا۔ میں مسکرا دیا۔ میں نے کہا، نہیں حکمت، اس کا مطلب ہے ملا جی ہو۔ نہیں حکمت، میری ایسی تقدیر کہاں، میں نے حسرت بھری آہ میں کہا۔ تو پھر آؤ آج تمہیں کھیل دکھائیں گے، حکمت نے کہا۔ بہرحال اس وقت ایک سہارا حاصل ہوا تھا اور مجھے اس سے پورا تعاون کرنا تھا۔ رات کو تقریباً 8:30 بجے وہ اپنی کھولی سے نکل آیا اور کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک کچے سے مکان کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ ایک خاص انداز میں دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ حکمت مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر چل پڑا۔ یہ باقاعدہ جوا خانہ تھا، لوگ جگہ جگہ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ حکمت بھی ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں صرف دیکھنے والوں میں سے تھا کیونکہ مجھے تاش کا کھیل نہیں آتا تھا۔ حکمت البتہ پوری دلچسپی سے کھیل رہا تھا اور پھر اس کا چہرہ اترتا چلا گیا۔ اس کے سامنے رکھی 1 روپے کی نوٹوں کی گڈی آہستہ آہستہ دوسری جانب منتقل ہو گئی۔ یہاں باقاعدہ انتظام تھا، 1 روپے کے 100 نوٹوں کی گڈی مل جاتی تھی اور اس کے بعد اس سے کھیلا جاتا تھا۔ حکمت ہار رہا تھا۔ میں نے کئی بار اسے روکا، تب تیسری بار اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نہیں نادر، کھیل میں ٹوکنے سے پورا کھیل خراب ہو جاتا ہے، تم بس خاموش بیٹھے دیکھتے رہو۔ میں نے فوراً ہی ایک دم محسوس کیا کہ حکمت کو میری یہ مداخلت ناگوار گزر رہی ہے، لیکن نتیجہ غلط ہی نکلا تھا۔ حکمت کے پاس جو کچھ تھا وہ ہار گیا۔ پھر وہ جیبیں جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر افسردگی طاری تھی۔ پھر وہ میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ میں خاموش تھا۔ اس نے میری خاموشی کو محسوس کر کے کہا، نہیں نادر، یہ تو زندگی کے معمولات ہیں۔ 2 آدمیوں میں سے ایک کو جیتنا ہوتا ہے، ایک کو ہارنا ہوتا ہے۔ میں یہاں سے اچھی خاصی رقمیں جیت کر نکل چکا ہوں۔ ظاہر ہے مجھے تمہارے معاملات میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن حکمت یہ تو اچھا نہیں ہے۔ کیا اچھا ہے کیا برا، نادر، ہر انسان کو پتہ ہے، لیکن وقت اسے مجبور کر دیتا ہے کہ پھر وہ سوچنا چھوڑ دے۔ میرا ایک گھر ہے، میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے میں نے۔ ماں باپ کا خیال تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں کسی دفتر میں ملازم ہو جاؤں گا، خوب کماؤں گا اور عیش کریں گے۔ میٹرک سے زیادہ تعلیم دلوانے کی ہمت بھی نہیں تھی ان کے پاس۔ مجھے انہوں نے یہاں احمد پور بھیج دیا اور احمد پور میں میں نے ہر وہ ممکن کوشش کر ڈالی نوکری حاصل کرنے کی جو کر سکتا تھا، لیکن تقدیر نے ساتھ نہیں دیا۔ اوپر سے فاقہ کشی نے نڈھال کر رکھا تھا کہ ایک استاد مل گئے اور انہوں نے انگلیاں چلانے کا فن سکھا دیا۔ بس یہی زندگی ہے، کیا کروں، مجبوری ہے۔ بوڑھے ماں باپ، 3 بہنیں، 2 کی شادی کر چکا ہوں، تیسری بھی تقریباً جوان ہے۔ ماں باپ سے یہی کہا ہے کہ شہر میں نوکری کر رہا ہوں، کبھی کبھی چلا بھی جاتا ہوں ان کے پاس، لیکن جو نوکری کر رہا ہوں وہ تمہارے علم میں ہے۔ البتہ بہنوں کی شادی اس کمائی سے کی ہے۔ دل دکھتا ہے مگر کیا کروں، پتہ ہے تمہاری زندگی کے حالات کیا ہیں نادر۔ یہاں ہر شخص کے سینے میں ایک دکھ چھپا ہوا ہے، ایک غم چھپا ہوا ہے۔ کبھی کبھی لوگ جو نظر آتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ ہر شخص یہاں 2 زندگیاں گزار رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن رات کو یہاں ہارنے کے بعد صبح کو میں جو کچھ کروں گا وہ بھی غلط ہوگا۔ جب برائیاں تقدیر ہی میں لکھی گئی ہیں، تم خود ہی بتاؤ میں اچھائیاں کہاں سے تلاش کروں۔ میں خاموش ہو گیا۔ حکمت کی زندگی بڑی عجیب تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہ کر کیا کروں گا۔ اب اس کے اوپر پڑے رہنا تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ دوسرے دن صبح حکمت میرے ساتھ تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ ایک جھونپڑا ہوٹل میں اس کا حساب چلتا تھا۔ وہاں بیٹھ کر ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ پھر حکمت نے کہا، آج ریس ہے، ہم ریس کورس چلیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنا دھندا ہو جانا چاہیے۔ سنو نادر، تم مجھ سے کوئی 100 گز دور رہنا، میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو خبردار میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔
کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے حساب کتاب بنا رکھے ہیں، اگر کوئی چکر چلتا ہے تو ہم 2-3 گھنٹے سے زیادہ اندر نہیں رہتے، باہر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے بھی کرم فرما ہیں۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے حکمت کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ 2 ہاتھ مارے تھے اس نے، لیکن یہ بھی شکر تھا کہ یہ ہاتھ اس نے ایسے لوگوں پر مارے تھے جنہیں تھوڑی بہت رقم کے گم ہونے کا افسوس نہیں ہوگا۔ شاندار گاڑیوں سے اترنے والے لوگ، ایک بیگم صاحبہ تھیں ان میں، جنہیں ایک اسٹور میں داخل ہوتے ہوئے حکمت نے ہاتھ کی صفائی دکھا ڈالی تھی۔ ایک اور کوئی سیٹھ صاحب ٹائپ کی چیز تھے۔ کچھ دیر کے بعد حکمت خود میرے پاس آ گیا۔ تقدیر بہت اچھی جا رہی ہے آج پیارے، لیکن بس اپنا ایک اصول ہے کہ اتنا کام کرو جتنی ضرورت ہو، ورنہ پھر چھٹی کرو۔ ویسے بھی 2 بجے ریس شروع ہو جاتی ہے، کہیں ایسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد ریس کورس چلیں گے۔ میں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر حکمت نے مجھے ایک ٹیکسی میں بٹھا کر گھماتا رہا اور اس کے بعد ایک ریسٹوران کے سامنے ٹیکسی رکوا کر وہ نیچے اتر گیا۔ عیش کا کھانا تھا۔ انسان اگر بھٹکنا چاہے تو ایک لمحے میں بھٹک سکتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ حکمت کا کام بڑا تو نہیں ہے۔ لوگ سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور شام کو بس اتنا ملتا ہے کہ گھر کا چولہا جل جائے۔ لیکن حکمت کے لیے دولت کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے کچھ اصول نہ بنائے ہوں اور محنت سے کام نہ کر لے تو بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی میں نے اپنے خیال کی نفی کی اور سوچا کہ جن لوگوں کی جیبوں سے نکلتا ہے وہ بہرحال دعائیں تو نہ دیتے ہوں گے حکمت کو۔ کبھی کوئی غریب اس طرح پھنس سکتا ہے کہ اس کی آخری پونجی چلی جائے، لیکن میں کسی کو بدلنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حکمت نے ٹیکسی کی اور ہم ریس کورس چل پڑے۔ یہ دنیا میرے لیے اجنبی تھی۔ دولت کا مذاق اڑانے والے دولت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کیبنوں میں ڈبے رکھے ہوئے تھے اور گھوڑوں پر داؤ لگانے والے اپنا اپنا نمبر بتا کر کارڈ حاصل کر رہے تھے۔ نوٹ ڈبوں میں ڈالے جا رہے تھے اور جب یہ ڈبہ اوپر تک بھر جاتا تو بکنگ کرنے والا پاؤں سے نوٹوں کو نیچے سرکا دیتا اور نئے نوٹوں کے لیے جگہ بنا لیتا۔ میں دلچسپی سے یہ تمام مناظر دیکھتا رہا۔ حکمت ریس کا کھلاڑی تھا۔ اس نے مجھے ایک جگہ بٹھایا اور بولا، میں ذرا کام کر کے آتا ہوں۔ میں خاموشی سے دوسرے لوگوں کو دیکھتا رہا۔ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے۔ دفتراً مجھے اپنے برابر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور میرا دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ یہ کمبخت یہاں کہاں سے آ مرا؟ میں نے دل میں سوچا۔ پھر مجھے پوری طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ مونگا ہی ہے۔